तो कल हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अमीनो एसिड का डेस्मोसाइन पढ़ लिया था। इसके अंदर 4 लाइसिन रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं, जो हमने पूरा डिटेल में बताया था आपको। नेक्स्ट इज दैट इज अ सिलिनोसाइटिन, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। इट इज नोन एज ए 21st अमीनो एसिड है ये, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर 21st अमीनो एसिड है। दिस इज कॉल्ड सिलिनोसिस्टीन. It is present during the protein synthesis rather than creating throughout the past synthetic modification of amino acid residue. ये हमारी बॉडी के अंदर तब प्रेजेंट होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ये सिलिनोसाइटिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज अ सिलिनोसिस्टीन. तो सिस्टीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले CHNS3 पॉजिटिव CO नेगेटिव, ठीक है। आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव कई बार ऐसे होता है, या फिर कई बार क्या होता है NH2 लगा होता है और COOH लगा होता है। सो दोनों ही स्ट्रक्चर सेम होती है, बट ये क्या होता है कि ज्वीटराइन में ये कंसिस्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट इसमें स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ है यस यस तो क्वेश्चन पूछ रहा था। सो इसके साथ है CS2HSC, ठीक है। सो इस ग्रुप की वजह से दिस इज कॉल्ड सिलिनोसिस्टीन. नेक्स्ट इज अमीनो एसिड एज ए एम्फोलाइट्स. एम्फोलाइट्स का मतलब है इसके अंदर कैरेक्टर होता है कि इट इज एक्ट एज अ बेस एंड इट इज एक्ट लाइक अ एसिड. सो दोनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एसिड भी और बेस भी. द अमीनो एसिड कंटेन बोथ एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप, so that's why it is called as the ampholytes. They can donate or accept a proton and hence known as the ampholyte, ठीक है। सो इसका मतलब है ये डोनेट भी कर सकता है जो हमारे पास प्रोटोन होते हैं, और एक्सेप्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे COOH है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसको क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है. सो दैट इज वाई ये डोनेट भी कर रहा है, और या ये जो है हमारे पास NH2 ग्रुप है ये एक्सेप्ट कर रहा है. सो ये एक्सेप्टर है और ये डोनेटर है. सो दैट इज वाई इट इज एक्ट एज अ ज्वीटराइन. ज्वीटराइन बोलते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आइन एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं ज्वीटराइन. सो दैट्स वाई इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी देखने मिल सकती है और सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है. The next is in strongly acidic pH, amino acid is positively charged. In strongly alkaline pH, amino acid is negatively charged. ठीक है, जो एसिडिक pH पे ऊपर होते हैं अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होगा, बिकॉज आपको पता है एसिडिक pH में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होगा. सो दैट्स वाई वहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. बट इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन pH अमीनो एसिड इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है. और हाईली pH अगर हमारे पास pH ज्यादा है, मींस बेसिक pH है उसकी, सो बेसिक pH में नेगेटिवली चार्ज होगा और एसिडिक pH में ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस होगा. और दिस इज अ ज्वीटराइन जो होता है, दिस इज अ न्यूट्रल pH पे होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कब होंगे? जब ये न्यूट्रल pH पे होगा. So what is isoelectric pH? The isoelectric pH may be defined as the pH at which the molecule exists as the zwitterine or dipolar ion and carrier no net charge. Net charge का मतलब है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव. नेट चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें एग्जिस्ट करेगा. सो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. कैंसिल कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक ही मॉलिक्यूल में. सो द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है? इट इज अ पीएच एट विच अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ज्वीटराइन. जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे थे दिस इज अ न्यूट्रल पीएच. सो न्यूट्रल पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक. द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. लेकिन ये हमारे पास है pH 1 है और इसका नेट चार्ज +1 होगा, बिकॉज दिस इज द एसिडिक इन नेचर. सो यहाँ पे प्लस प्रेजेंट होएगा. और pH 7 पे हमारे पास नेट चार्ज 0 होगा, बिकॉज दिस इज द न्यूट्रल इन नेचर. न्यूट्रल पे होगा तो प्लस और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होंगे. सो दैट इज नेट चार्ज क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड दैट इज 0. और pH 13 पे नेट चार्ज -1 होगा, ठीक है, बिकॉज 13 हमारे पास दैट इज अ बेसिक इन नेचर. सो दिस इज अ नेगेटिव चार्ज.
सो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट पीएच इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, नेट चार्ज, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बताया हुआ है कि केटाइनिक आयन जो है वो न्यूट्रल आयन में कैसे चेंज होता है और एनायनिक आयन न्यूट्रल आयन में कैसे चेंज हो सकता है। सो दीज आर दी मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सो COH H NH3 पॉजिटिव आर केटाइन है, ये केटाइनिक फॉर्म में हमारे पास अमीनो एसिड है। सो इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वो हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होके यहाँ पे COO नेगेटिव आइन हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होता है। तो दिस इज कॉल्ड ज्वीटर आइन, जो न्यूट्रल रहता है। उसके बाद फिर अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, सो हाइड्रोजन अगर अगेन यहाँ से रिप्लेस होगा, सो दिस इज अ COO नेगेटिव है, NH2 आर, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था, मीन्स नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, ये 3 अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। सो 1 2 3 और 4 हो गई इसके में। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज भी रिलीज हो जाएगा। सो बिकॉज इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज अ NS2, so that is called anionic form. ये समझ आ गया सबको, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या कैसे पीएच चेंज होती है तो कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। यस और नो? यस मैम। तो व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होती है अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, अमीनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं क्लासीफाई कर लिया। अब एक प्रॉपर्टीज क्या है अमीनो एसिड्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है हमें अपीयरेंस कैसे लगती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन, देन सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, टेस्ट। सो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। The solubility, most of the amino acids are soluble in water but insoluble in organic solvents. Soluble क्यों होते हैं? Because these are the polar in nature. So that is why ये soluble होंगे water में, but insoluble होंगे organic solvents में. Melting point, amino acids are generally melt at the high temperature, often above the 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इनका टेम्परेचर होगा, so melting point increase हो जाएगा. टेस्ट, अमीनो एसिड्स में भी स्वीट होंगे टेस्ट में और मे भी टेस्टलेस भी हो सकते हैं। स्वीट होंगे जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ठीक है, और टेस्टलेस होंगे एर्जिनिन और इनिन। ठीक है, सो दीज आर दी टेस्टलेस और दीज आर दी स्वीटनर। द मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG एंड एजिनोमोटो, ठीक है, एजिनोमोटो सॉल्ट का आपने नाम सुना होगा। सो दैट इज फ्लेवरिंग के लिए हम यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। सो दैट इज यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। In some individual intolerance to MSG, Chinese restaurant syndrome, flu-like is observed. कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे पास एजिनोमोटो साल्ट होता है या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट अगर हम यूज करते हैं, चाइनीज होटल में ये ज्यादा यूज होता है, बिकॉज जो चाइनीज रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे जो भी डिशेज होती हैं वहाँ इन्हें वो डालते हैं इसमें फॉर द टेस्ट। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ पेशेंट्स जो हैं उनके, कुछ जो पर्सन्स हैं उनके अंदर ये फ्लू लाइक कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम इज ऑब्जर्व हियर। स्टीरियोकेमिस्ट्री अमीनो एसिड्स के क्या है, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में हेल्प करेंगे। सो दैट इज व्हाई दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। एक्सेप्शन है इसमें सिर्फ ग्लाइसिन। All the amino acid except glycine have one asymmetrical carbon or chiral carbon to which 4 different groups are attached: carboxyl group, amino group, hydrogen group and R group. और आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में एक टेंडेंसी होती है, मीन्स उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए फॉर शोइंग दी ऑप्टिकली एक्टिविटी। सो दैट इज द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब है कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हो सकते हैं या फिर 4 different atoms होनी चाहिए। So that is called as the chiral carbon atom. The mirror images of the molecule of amino acids are non-superimposable to each other. Non-superimposable का मतलब है वो एक दूसरे को कवर अप नहीं, plane of symmetry होगी तो वो एक दूसरे को कवर अप नहीं कर पाएंगी। So amino acid do not have a plane of symmetry. So these are non-superimposable mirror images of amino acids है। So अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रख देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है इसके बीच में, ठीक है, सो ये अगर
इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर रखूंगी तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर अप नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ अमीनो एसिड्स. ये एल आइसोमर बनता है और अगर हम मिरर में देखेंगे सो दिस इज डी आइसोमर बन जाएगा. सो दैट इज व्हाई ये अगर मैं इसको ऐसे ही रखूंगी सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर. All amino acids rotate the plane of polarized light. These are known superimposable mirror images of each other. फॉर्म एक होगी हमारे पास एल फॉर्म. If the carboxyl group is written at the top, the D form refers to the isomer having the NH2 on the right hand side, and L form refers to the amino acid having the NH2 group on the left hand side. अगर तो ये हमारे पास COH ग्रुप ऊपर ही रहेगा, ठीक है, सारे के सारे अमीनो एसिड में. अगर ये NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड. और अगर ये राइट हैंड साइड पे होएगा सो दैट इज कॉल्ड एज डी अमीनो एसिड. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस NH2 ग्रुप पोजीशन on this amino acids, these are maybe the L form or these are maybe called as the D form. ठीक है. और आइदर हम इसको बोल सकते हैं these are levorotatory और these are dextrorotatory. ठीक है. क्लियर है ये पॉइंट? ये तो आपने पहले भी रेंशियोमर्स हमने +2 में भी पढ़े थे. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड. रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है. द रिएक्शंस ड्यू टू द अमीनो ग्रुप, क्या अमीनो ग्रुप की वजह से रिएक्शंस हो रही है. रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या हो रही है. रिएक्शन ड्यू टू द साइड चेन की वजह से कौन सी हमारे पास रिएक्शंस होती है. ड्यू टू द बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से. अब इसमें क्या है, सिर्फ अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व हो गए, कार्बोक्सिलिक दोनों ही एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी. दैट इज व्हाई इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन ड्यू टू द बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लेते हैं. इसमें क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमीनो एसिड है. इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका अमीनो ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी. सबसे पहले देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है. ठीक है. ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पे NH2 ग्रुप जो सेकंड हमारे पास अमीनो एसिड है उसका हाइड्रोजन जो है वो हम ले रहे हैं NH2 ग्रुप से. सो दैट इज व्हाई इसमें ये इसका हो गया अमीनो ग्रुप और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो रहा है. सो दिस इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. जो हम अमीनो एसिड में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है. सो जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स है आपस में जब ज्वाइन होते हैं सो ऑलवेज मेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड एंड उसके बाद वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. सो उसके बाद यहाँ पे वाटर क्या होएगा, रिमूव होएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन. अगर किसी भी प्रोसेस में किसी भी रिएक्शन में वाटर रिमूव होता है सो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वी हैविंग NH2 सेम ग्रुप. अब क्या करना है, हमने इसमें अटैचमेंट कर देनी है. COONH यहाँ पे जुड़ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड ग्रुप. अब ये पेप्टाइड लिंकेज है. ठीक है. रिमूवल ऑफ वाटर से जो बनी है. सो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और ये जो ग्रुप होगा इसे हम बोलेंगे पेप्टाइड ग्रुप. ठीक है. सो इस रिएक्शन में हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो रहा है और NH2 ग्रुप दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो दैट इज व्हाई हम इसको बोलते हैं द रिएक्शन ड्यू टू द बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नेक्स्ट है फंक्शंस. अब फंक्शंस क्या होते हैं, अमीनो एसिड हम पढ़ तो रहे हैं पर हमें पता भी होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नियासिन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन जो है उससे क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ये फॉर्म होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए उसकी ग्रोथ के लिए नियासिन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट. मेलाटोनिन ठीक है. सो ये चीजें जो होती हैं ये पिगमेंटेशन का काम करती है हमारी बॉडी में. नेक्स्ट इज मेलानिन, थायराइड हार्मोन, कैटेकोलामिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन. आपको पता है कैटेकोलामिन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है. सो सिग्नल को क्या करता है, वो कैरी आउट करता है. हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आता है तो वो ब्रेन तक लेके जाता है. सो वो सारी चीजें कैटेकोलामिन है, थायराइड हार्मोन है, मेलानिन है. सो ये तीनों चीजें किससे बनते हैं, टायरोसिन से. तो टायरोसिन हमारा अमीनो एसिड है जो इन चीजों को बनाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज गाबा.
न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ ग्लूटामिक एसिड। एक गाबा होता है, ठीक है, ये गाबा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ग्लूटामिक एसिड से फॉर्म होता है। सो दैट इज व्हाई गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है, ये भी ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट amino acid. Nitric oxide, a smooth muscle relaxant, is also synthesized from arginine. अर्जिनिन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्मेशन करता है। सो जो ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर रिलैक्सेशन का काम करता है। सो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो मेनली फॉर्म होता है अर्जिनिन अमीनो एसिड से। नेक्स्ट, एक्ट एज द प्रिकर्सर फॉर हेम, क्रिएटिन, पोरफायरिन, प्यूरिन एंड pyrimidine. And next is it provides the monomer unit from which the long polypeptide chain of proteins are synthesized. ये क्या करता है, मोनोमेरिक यूनिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, मैंने बोला था कि ये क्या करते हैं, जैसे ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है, दोनों आपस में बाइंड अप करके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में आपस में लिंक होती है। सो ये जो हमारे पास होते हैं, ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर प्रिकर्सर बनाता है, मोनोमेरिक यूनिट बनाता है। It provides the monomeric unit for which the long polypeptide chain of the proteins are synthesized. ठीक है, सो इसकी वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, और वो मोनोमेरिक यूनिट बना देंगे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की। L amino acids and their derivative participate in cellular functions. L amino acids जो होते हैं वो cellular functions में involve होते हैं as diverse as in nervous transmission and biosynthesis of porphyrin, purine, pyrimidine and urea. ठीक है, सो ये इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी सेलुलर फंक्शंस में और न्यूरल ट्रांसमिशन में, नर्व ट्रांसमिशन में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन में जो हमारे पास एल एलनिन है, एल अमीनो एसिड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्यूरिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होएगा, pyrimidine और यूरिया। और आपको पता है प्यूरिन, pyrimidine, यूरिया, प्यूरिन pyrimidine किसके पार्ट हैं, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए हमारे पास एल अमीनो एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The short polymer of amino acid called as the polypeptide perform the prominent role in the neuroendocrine system. इसकी जो पॉलीमर चेन होती है अमीनो एसिड्स की, मीन्स पेप्टाइड लिंकेज जो होती है, ठीक है, इसमें जैसे हमने बताया कि हमारे पास दो मेरे पास अमीनो एसिड ज्वाइन हुए थे, इसके बाद क्या होगा, एक और अमीनो एसिड आएगा, उसके साथ भी ऐसी लिंकेज होगी। सो ऐसे ये चेन में क्या होते हैं, जुड़ते रहेंगे आपस में, ठीक है। सो दैट इज व्हाई This is called as a polypeptide perform the prominent role. और ये जो हमारे पास polypeptide chain होगी, ठीक है, वो जो है important role play करती है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब हार्मोन के रिलीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आपको पता है हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होने की वजह से बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दीज आर मेनली इन्वॉल्व इन दी functioning performance of hormones which are released by our body when required in our body. So that is why this is the main functions of amino acid. Thank you. This is the lecture and today we just discuss the next lecture because this is the remaining lecture जो हमने पढ़ा था, ठीक है। सो तो अब हमने क्या पढ़ना है कि प्रोटीन्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स के बारे में आपने सब देख लिया, अब आपको प्रोटीन्स का भी पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पेप्टाइड्स, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है पेप्टाइड्स के बारे में। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सिंपल है, कॉन्जुगेटेड है, ग्लोबुलर है या फाइब्रस है, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक क्लासिफिकेशंस। तो सबसे पहले पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी और प्रोटीन की हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं। Next is charge properties, buffer action and denaturation. So these are the just content. So first of all, proteins होते क्या हैं? These are most abundant organic molecules of the living system. ये बहुत ही abundant organic molecules होते हैं living system में जो present होते हैं. It's fundamental basis of structure and function of life. इनका जो main basis है
स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करते हैं। आपको अगर पता हो हमारी बॉडी का 80 दैट इज 70 to 85% जो है वो प्रोटीन से सिंथेसिस होता है। मीन्स हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो मेन मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोटीन से, बिकॉज हमें पता है कि सेल के अंदर भी प्रोटीन से बहुत सारी जो है ऑर्गेनेलीज फॉर्म होती है। ठीक है, सो 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एवरी सेल्स, 50% जो हर एक सेल का जो 50% है वो प्रोटीन से फॉर्म होता है। इट्स अ पॉलीमर ऑफ, और ये प्रोटीन बनता कैसे है? मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं बाय दी पेप्टाइड लिंकेज। सो दीज आर दी पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड्स। ये एल अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं उनको पॉलीमर उनसे बनते हैं ये प्रोटीन्स। The 300 different amino acids occur in the nature, only 20 as is standard amino acid. 300 टोटल अमीनो एसिड, जो अगर हम बात करेंगे कि टोटल कितने अमीनो एसिड्स है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट इज 300। लेकिन जो स्टैंडर्ड है जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के रिलेटेड है, दैट इज ओनली द 20 अमीनो एसिड्स। 21st अमीनो एसिड जो अभी हमने बताया, दैट इज द सेलिनोसिस्टीन। सो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन की? बिसाइड फॉर्मिंग द लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड यूनिट ऑफ प्रोटीन, amino acid have additional function, nerve transmission, biosensor, porphyrin, purine, pyrimidine and urea, short polymer of amino acid peptides. So these are the just functions जो हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, न्यूरो मॉड्यूलेटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इसका क्या फंक्शन है अमीनो एसिड्स का? डी एंड एल अल्फा अमीनो एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करते हैं? थेरेपेटिक वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है एंटीबॉडीज जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ठीक है, सो वो उनमें जो रोल होता है वो अमीनो एसिड्स उनके साथ बाइंड अप करते हैं। सो दैट इज व्हाई वो अपना थेरेपेटिक रोल प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक दैट इज अ बैक्टीरियोटेसिन एंड ग्रामिसिडीन ए, एंड एंटी ट्यूमर एजेंट दैट इज अ ब्लियोमाइसिन। सो दीज आर दी antibiotics drugs which are mainly used in our body for treating the some diseases. Some may be toxic. कुछ जो अमीनो एसिड्स होती है, ठीक है, वो टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, सो वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। It is the group of organic compound containing two functional group amino carboxylic group that is called as deuterine and basic functional group dipolar. The property is known as the amphoteric and also known as the ampholites. तो प्रॉपर्टी के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि इसको हम क्या बोलते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है जिसमें हमारे पास जैसे हमारे पास एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होंगे। सो दिस इज द एसिडिक और बेसिक, सो दोनों कैरेक्टर जिसमें प्रेजेंट होंगे, दिस इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। Neither human nor any other high animal can synthesize 10 to 20 amino acids essential amino acids. ठीक है, 10 to 20 कॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं। सो दीज आर मे बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो हमने पढ़ ली थी। तो ये क्लासिफिकेशन थी, तो जस्ट अ रिव्यू ऑफ दैट, कैसे इसमें साइड चेन कंटेनिंग रहती है, एंड देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा रहता है, सल्फर ग्रुप कौन सा रहता है, अमाइड रहता है, ठीक है। सो दीज आर जस्ट दी क्लासिफिकेशन जैसे हमने पूरी पढ़ ली है, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है। अब मैंने आपको बोला था कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व। तो वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले टू अमीनो एसिड्स रिएक्ट टू फॉर्म द डाइपेप्टाइड। मैंने आपको बताया था रिएक्शन में कि दो अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं, पहले बाय टू पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, एक और अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, फिर वो हमारे पास डिहाइड्रेशन से फिर उसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। सो ऐसे ही लॉन्ग चेन बनती रहेगी। सो ओलिगो, ये एक टेट्रापेप्टाइड की स्ट्रक्चर बताई हुई है जिसमें हमारे पास एलानिन है, दैट इज अ ग्लूटामीन है, ग्लाइसिन है, लाइसिन है, ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर टेट्रापेप्टाइड, मतलब इसके अंदर 4 पेप्टाइड लिंकेज होगी, बिकॉज ये हमारे पास 4 अमीनो एसिड अटैच हो रहे हैं। ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होंगे? व्हेन अ फ्यू अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द वेरियस पेप्टाइड। ओलिगो का मतलब जैसे हमने पढ़ा था दैट इज मोनो हमारे पास मोनोसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं। सो ओलिगोसेक्राइड्स में डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में जॉइन, सो दिस इज डिपेंड ऑन दी, वहां पे हमने बताया था दैट इज ओनली दी 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है,
When a few amino acids are joined by the various peptide, मतलब few का मतलब है थोड़ी सी amino acid attach होंगे, so that is number इसमें mention नहीं है. When many amino acids are jointed, then the product is called as a polypeptide. When few is attached but number is not mentioned, this is called oligopolypeptide. For example, आप मान सकते हो 20 में से अगर 10 अगर बन रहे, so this is called oligopolysaccharide. ठीक है, अगर उससे ज्यादा है 10 से है, so this is called polypeptide. The protein may have thousands of amino acids. प्रोटीन के अंदर thousands of amino acids आपस में ज्वाइन होते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में है. प्रोटीन कैटलाइज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, पावर, सेलुलर मोशन, फॉर्म्स द स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड टू हेयर, बोन्स, टेंडोन्स एंड टिश्यू. प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या फॉर्म करता है? सबसे पहले मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है. सो इट इज स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड टू जो हेयर्स होते हैं, बोन्स होती है, टेंडोन्स होते हैं, टीथ, तो ये सभी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. The human protein therefore reflect the sophistication and diversity of their biological rules. ठीक है, सो ये हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत सारे रोल प्ले करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टीथ है, टीथ में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, सो दैट इज मेनली फॉर टीथ. किसके लिए काम आता है? कि कटिंग, चर्निंग ऑफ फूड के लिए. और अगर हम बात करें हेयर, तो हेयर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्कल है उस पोर्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इनके अलग अलग फंक्शंस है. Therefore, maturation of newly synthesized polypeptide into the biological function protein. ठीक है, सो जो न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मींस अमीनो एसिड जो आपस में ज्वाइन होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, वो बायोलॉजिकली फंक्शन प्रोटीन का करते हैं. This required folding into the specific three-dimensional arrangement of conformation. अब देखो अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हो गए, लेकिन इतनी लॉन्ग चेन हमारी बॉडी के अंदर कैसे एग्जिस्ट करेगी? सो उसके अंदर क्या होता है, दैट इज फोल्डिंग होती है. सो फोल्डिंग होके वो 3-dimensional अरेंजमेंट में अरेंज हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशन. तो फोल्डिंग होती है उसमें मेनली. ड्यूरिंग मैचुरेशन, the post-translational modification may add new chemical group or remove it transitionally. ठीक है, जब मैचुरेशन होती है, मीन्स जब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं और एक स्टेज आती है जब प्योरली मैच्योर्ड हो जाते हैं, एडल्ट स्टेज में क्या होता है, जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है, मीन्स कन्फर्मेशन के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है. सो मे ऐड न्यू केमिकल ग्रुप और रिमूव इट ट्रांजिशनली. कुछ ग्रुप एड अप होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में और कुछ ग्रुप उसमें से रिमूव होते हैं. So this is called post-translational modification. Genetics or nutritional deficiencies that embedded protein maturations are deteriorate to health. For example, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज डेफिशिएंसी कॉज होती है. सो दैट इज डिप्लीशन टू हेल्थ. सो ये बहुत ही ज्यादा हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, दैट इज डेंजरस. एग्जाम्पल इज क्रूटिस जैकोब डिसीज, कैपेन एल्जाइमर डिसीज, बोविन स्पॉनिचस इंसेफेलिटी. सो ये डिसीज हो सकती है. दैट इज स्कर्वी. स्कर्वी के बारे में सबने सुना होगा. दिस इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दैट इम्पेयर्स द प्रोटीन मैचुरेशन. स्कर्वी की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में फुली डेवलप नहीं हो सकता, मैच्योर नहीं होता. तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे.